हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। क्या हो अगर आपको एक ऐसी एंटिटी मिल जाए जो आपको ये बता दे कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप इस एग्जाम में कितना स्कोर करने वाले हो, आपका दोस्त इस एग्जाम में कितना स्कोर करने वाला हो। क्या हो आप ये प्रेडिक्ट कर पाए कि आपकी IIT JEE के अंदर क्या रैंक आने वाली है। मजा आ जाएगा ना। कुछ ऐसा ही हुआ आयुष के साथ। आयुष गुप्ता जो 2011 में कोटा आए IIT JEE की तैयारी करने के लिए, लेकिन इनका सामना हुआ एक ऐसी एंटिटी से जिन्होंने इनकी सारी समझ को ही बदल के रख दिया। ये बिलीव ही नहीं कर पाए कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। और इनकी इस कहानी के अंदर सबसे बड़ा रोल था इस मिरर का। जी हाँ, ये बढ़ते अपनी कहानी में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल ID विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं विच इज princeMNIT1987, या हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो 2011 में आयुष और उनके 4 दोस्त, और मतलब टोटल 5 दोस्त कोटा आए अपनी JEE की तैयारी करने के लिए, और इन्होंने एडमिशन लिया वाइब्रेंट एकेडमी में, जो कि उस टाइम कोटा में नया नया ही खुला था। इन सभी दोस्तों ने मिलकर हॉस्टल देखा विज्ञान नगर में, और एक हॉस्टल में ये लोग रहने लगे जिसका नाम था मलिक रेजिडेंसी। इस टाइम पर ये 5 दोस्त 11th क्लास के अंदर थे, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि 11th क्लास में हॉस्टल्स के अंदर स्टूडेंट्स कितना फन करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है, खेलते कूदते मस्ती करते कब पूरी 11th क्लास निकल गई इन लोगों को पता ही नहीं चला। 12th क्लास में जब आयुष पहुंचा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपना 1 साल वेस्ट कर दिया है, और उसने अब सीरियस होकर पढ़ाई करने का ठान लिया था, और इसलिए उसने हॉस्टल को छोड़कर विज्ञान नगर में ही एक रूम यानी PG रूम रेंट पर लिया। तो 5 में से इन 2 दोस्तों ने, आयुष और उसका एक और फ्रेंड था, इन्होंने डिसाइड किया कि वो मलिक रेजिडेंसी के पास में ही एक PG अवेलेबल है, वहां पर रहेंगे। तो जो PG था वो बेसिकली 2 मंजिल का एक घर था, जिसमें नीचे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यानी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक अंकल आंटी रहते थे, उनके बच्चे बाहर रहते थे, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 4 रूम्स थे। उन 4 रूम्स में से एक रूम इन दोनों दोस्तों ने रेंट कर लिया था, और बाकी के जो 2 रूम थे वो खाली पड़े हुए थे। कुछ दिनों के बाद बाकी 2 रूम्स में 2 लड़के आ गए। जो 2 लड़के थे ये पिछले 3 साल से इसी घर में रह रहे थे। ये उनका JEE के लिए 2nd ड्रॉप था, और ये लड़के जब यहाँ पर आए और आयुष ने इनसे इंटरेक्ट किया तो हमेशा उनसे बात करने पर उसे ऐसा लगता था कि दोनों लड़के आयुष से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। वो जब भी आयुष के साथ होते थे वो आंखों ही आंखों में आपस में बातें किया करते थे, आयुष की तरफ इशारा करके। क्योंकि वो उसके सीनियर्स थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा खुल नहीं पाया, लेकिन उसने नोटिस किया था कि जब भी दोनों साथ में होते हैं आयुष के साथ में, तो ये इशारों में कुछ ना कुछ बातें तो करते हैं। इन लोगों का जो टाइम टेबल था, बेसिकली ये ड्रॉपर्स थे, इनकी क्लासेस मॉर्निंग में होती थी और आयुष और उसके फ्रेंड की क्लास इवनिंग में होती थी। तो टाइम टेबल कुछ ऐसा था कि जब वो लोग क्लास से आते थे तो ये लोग क्लास के लिए जाते थे। क्योंकि इनकी क्लास इवनिंग में होती थी, ये लोग रात को लेट तक उठकर पढ़ा करते थे, और वो जो दोनों ड्रॉपर लड़के थे वो रात को जल्दी सो जाया करते थे क्योंकि उनकी सुबह 7 बजे से क्लास हुआ करती थी। दैट मीन्स इन दोनों का उन दोनों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। खैर, जिंदगी अपनी आराम से चल रही थी। वो अपनी क्लासेस में जा रहे थे, ये अपनी क्लासेस में जा रहे थे, सीरियसली इनकी पढ़ाई चल रही थी। आयुष को इस रूम में रहते हुए करीबन 3 वीक के आसपास हो गए थे, और जब से वो इस रूम में आया था उसको इस रूम में थोड़ा अजीब सा ही लगता था। 3 वीक होने के बाद तो उसको ऐसा लगा कि इस रूम में एक अजीब सी मनहूसियत सी है। उसे बड़ा अजीब सा फील हुआ करता था। वो समझ नहीं पाता था ऐसा क्यों है, बट उसे लगता था कि हॉस्टल की ज़िंदगी छोड़कर अब वो इस रूम में आया, इसलिए उसे शायद ज़्यादा अकेलापन फील होता है। लेकिन एक बार की बात है, वो रात को सो रहा था और सोते सोते एकदम से उसकी आँख खुली, और जब उसकी आँख खुली वो एकदम से घबरा गया क्योंकि वो एक मिरर के सामने खड़ा था। हाँ, उसके रूम में एक बड़ा सा मिरर था, और वो नींदों में उस मिरर के सामने आकर खड़ा हो गया था। आयुष को नींद में चलने की आदत नहीं थी और अब भी नहीं है। उसे समझ में नहीं आया कि वो सोते सोते मिरर के सामने कैसे खड़ा हो गया है। खैर, उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। वो वापस अपने बेड पे गया और जाकर सो गया। सुबह वो लेट ही उठा, करीबन 11-12 बजे के आसपास फ्रेश हुआ और कोचिंग चला गया, और दिन भर यही सोचता रहा कि कल रात को आखिर हुआ क्या। कोचिंग से जब वो वापस आया तो वापस आके वो फ्रेशन अप हुआ, और उसका दोबारा से मन हुआ कि वो उस कांच के सामने जाके खड़ा हो जाए। वो गया, और जब उसको वापस से होश आया तो 2 घंटे के आसपास का टाइम गुजर चुका था। उसे लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो गया था, और उसे बड़ा ही अच्छा लगने लगा। वो घंटों तक उस कांच के सामने खड़ा रहता था, बस कांच को घूरता रहता था। धीरे धीरे उसका कोचिंग जाने का मन भी कम होने लगा। वो बस अपने रूम पे ही रहता था और कई घंटों तक उस मिरर के सामने खड़ा रहता था।
वो अपने आप से बात भी नहीं करता था, बस उसे उसके सामने खड़ा रहना अच्छा लगता था, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया हो। फिर एक रात की बात है, फिर से वो उठकर उस मिरर के सामने पहुंचा और उस मिरर में वो झांक रहा था, देख रहा था। तभी अचानक से उसे उस मिरर के अंदर किसी की परछाई दिखाई दी, कुछ ऐसा जैसे कोई उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचना चाह रहा हो। वो मिरर से दूर हुआ और अचानक से वो वापस गायब हो गया। उसे समझ में नहीं आता उसने क्या देखा, वो भी तो डर गया था। उस मिरर से दूर जाकर पलंग के ऊपर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आता कि उसने ये क्या देख लिया है। वो रात भर इस बारे में सोचता रहा और दोबारा उठकर उसके उस मिरर के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह उसने अपने घर वालों से भी बात की। उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही थी और वो कोचिंग भी नहीं जा रहा था। घर वालों से उससे पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है, तो उसने बताया कि वो बहुत परेशान है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, वो कोटा छोड़ के आ जाएगा। तो फिर उसके फादर ने डिसाइड किया कि वो उसकी मदर को उसके पास भेजेंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाए। 2 दिन के बाद ही उसकी मदर भी उसके पास आ गई और वो उसी रूम में उसके साथ रहने लगी। उसकी मदर के आने के बाद आयुष थोड़ा खुश था। अब जो चीज़ें वो पहले फील कर रहा था वो नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसे होम सिकनेस फील हो रही थी, इसीलिए उसे सब चीज़ें फील हो रही थी। 1-2 हफ्ते तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ऐसे एक दिन रात को अचानक से आयुष की आंख खुलती है। उसकी नज़र पड़ती है सामने मिरर पे। उस मिरर के सामने इस बार उसकी मदर खड़ी हुई थी और वो बस मिरर को एकटक देखे जा रही थी। आयुष 10-15 मिनट तक बिना कुछ बोले उनको ऑब्जर्व करता रहा और वो एकटक उस मिरर के अंदर देखे जा रही थी। इसके बाद आयुष ने अपनी मम्मी को मदर को आवाज़ दी, मम्मी। उसकी आवाज़ सुनते उनको एकदम से होश आया। उन्होंने पूछा, मम्मी क्या कर रही हो आप वहाँ पे? तो उसकी मम्मी हड़बड़े बोली, नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, वो तो मेरी आँख के अंदर कुछ गिर गया था, बस वही देख रही थी। आयुष समझ चुका था कि जिस चीज़ से वो गुजर रहा था उसकी मम्मी भी उसी चीज़ से गुजर रही है। उसे अपनी मदर की चिंता हुई, बट उसने इस चीज़ को इग्नोर किया और उससे कुछ नहीं कहा उसने मम्मी से कि उसके साथ वैसे कुछ हुआ था या नहीं। इसके बाद भी उसने 2-3 बार सिमिलर चीज़ ऑब्जर्व की। उसकी मम्मी भी कई देर तक उस मिरर के सामने खड़ी रहती थी, बिल्कुल बेसुध, हिप्नोटाइज स्टेट के अंदर। जब उनको जगाता तो एकदम से कांप जाती थी। उनसे पूछते तो कुछ नहीं बोलते थे। टाइम का उनको पता ही नहीं चलता था जब वो उस मिरर के सामने खड़े रहते थे। ये सब देखकर आयुष ने डिसाइड किया कि नहीं, लगता है जो भी हो मम्मी को वापस भेजना पड़ेगा। तो उसने डिसाइड किया कि उसकी मदर को वापस भेज देगा। तो उसकी मदर को वापस भेज दिया गया। लेकिन उसकी मदर को जैसे भेजा गया तो उसके फादर ने बोला कि यार तू अकेला रहता है, तेरा छोटा भाई भी 11th क्लास में है, तू 12th में है ही, तो इतने ही टाइम में जब 12th और 11th के बैचेस स्टार्ट होने में 2 से 3 महीने का गैप होता है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते, तेरी मदर को वापस से यहाँ बुला लेते हैं और तेरे भाई को वहाँ भेज देते, तो दोनों भाई साथ में रह लेना। तो उसको लगा हाँ ये भी ठीक है, दोनों भाई साथ में रहेंगे, पढ़ाई भी होती रहेगी और ये सब जो चल रहा है सब भी नहीं रहेगा। लेकिन इसी दौरान आयुष ने एक और काम किया। उसने अपनी मदर को भेजने के बाद इस मिरर को उठाया और इसको फेंक दिया। इसको कबाड़ के अंदर वो फेंक कर आ गया तोड़कर। और फिर आयुष और उसका छोटा भाई दोनों इसी रूम के अंदर रहने लगे। आयुष को लगता था कि जो भी कुछ था इस मिरर के अंदर ही था। अभी दोनों भाई साथ रहने लगे। लेकिन इसके बाद इनके साथ एक और अजीब सी चीज होने लगी। इनके रूम के अंदर कोई विंडो नहीं थी, सिर्फ एक रोशनदान था जिसमें एक छोटा सा कांच लगा हुआ था। हर रात 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे कोई जानवर, कोई कौवा या कोई चीज आकर इनके उस कांच के ऊपर 3 बार नॉक करती थी और उसके बाद वो चली जाती थी। उसका टाइम इतना एग्जैक्ट था कि थोड़े दिनों के बाद तो उस नॉक की आवाज से लोग समझ जाते थे कि रात के 2 बज चुके हैं। जस्ट इमेजिन करें कि आपके रूम में रात को 2 बजे आके रोशनदान के कांच पे कोई 3 बार नॉक कर रहा है। ये सब चलता रहा। इसी के साथ साथ ये लोग जब कोचिंग जाते थे दिन के अंदर तो जो अपना रूम था उसको खुला छोड़ जाते थे ताकि बाई उसकी सफाई करके जाए। लेकिन ये लोग ऑब्जर्व करते थे कि इनका रूम बिल्कुल गंदा सा ही था। ऐसा लगता है कई दिनों से रूम की सफाई नहीं हुई है, सामान जमाया नहीं गया है। तो एक दिन जब वो बाई इनको मिली तो उन्होंने उस बाई से कहा कि भाई जी आप हमारा कमरा साफ क्यों नहीं करते हो? तो बोलती कि भैया मैं तो आपका कमरा रोज़ साफ करने आती हूँ, गेट नॉक करती हूँ, लेकिन आप कमरा अंदर से बंद रखते हो, बताओ मैं कैसे सफाई करूँ? तो सुनकर आयुष बोलता है भाई जी आप पागल हो क्या? हमारे दिन में क्लास होती है, हम यहाँ पर नहीं होते हैं, हम रूम आपके लिए खुला छोड़ के जाते हैं। बोले भैया वो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आती हूँ, अंदर से कमरा बंद होता है और मैं सफाई कैसे करूँ? ये सोचकर आयुष थोड़ा समझ में नहीं बात ही क्या हुई। वो नीचे वाले अंकल के पास गए, उसने उन अंकल से कहा कि अंकल वो भाई ऐसे बोल रही है कि हम लोग चले जाते हैं, अंदर से रूम लॉक्ड होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये बाई कामचोर है, ये तुमको पागल बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है,
ये हो सकता है ये काम ही नहीं करने आती हो, मैं इसको देखता हूँ। तो अंकल बोला मैं इसको देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, कल से तुम्हारे रूम की अच्छे सफाई करके जाएगी। आयुष को लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने भाई को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर ऐसे ही एक दिन रात को आयुष पढ़ रहा था, उसका भाई सो चुका था। तो आयुष टॉयलेट करने के लिए बाहर निकला। जो टॉयलेट था उसकी गैलरी से निकल के थोड़ा साइड में था। रात के टाइम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। उसका जो बाथरूम था, उसका जो गेट था लकड़ी का, तो उस लकड़ी के अंदर सीलन की वजह से वो फूल चुकी थी। मतलब वो गेट जो था प्रॉपरली कुंडी के साथ बंद नहीं होता था, लेकिन वो इतना टाइट बंद हो जाता था कि आराम से उसे कोई भी खोल नहीं सकता है। तो जैसे ही वो बाथरूम के अंदर पहुंचा, उसने गेट बंद किया, उसे अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। रात के टाइम अक्सर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कुत्ते उसके गेट के जस्ट बाहर ही भौंक रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुत्ते बाहर खड़े हुए उसके गेट पर बहुत तेज तेज भौंक रहे हैं। वो कुछ सोच पाता तभी अचानक से धड़ाक से उसके बाथरूम का गेट खुला। सामने कोई भी नहीं था। गेट नॉर्मल ऐसे नहीं खुलता कि हवा से अगर गेट खुलता है तो धीरे धीरे खुलता है। ऐसा लगा था किसी ने गेट को तेज लात मारी है खोल के। आयुष बुढ़े घबरा गया, उठा, बाहर निकला। उसने देखा चारों तरफ कोई भी नहीं है। चुपचाप भागता वापस अपने रूम के अंदर गया। उसे समझ भी नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ है। उसके साथ चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दो दिन बाद ही दोनों भाई रात को ही पढ़ रहे थे। छोटा भाई अपने टेबल पे पढ़ रहा था और आयुष अपने टेबल के ऊपर पढ़ रहा था। तभी पढ़ते पढ़ते आयुष के फ़ोन पे उसके भाई का फ़ोन आने लगा। तो उसने भाई से कहा, तो पागल हो गया है, मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? तो उसने बोला, मैं आपको फ़ोन कहाँ कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन तो वहाँ पड़ा है सामने वाली टेबल पे। तो उसने आयुष ने देखा तो उसका फ़ोन वाकई वहाँ पे पड़ा था। उसने मेरे भाई का फ़ोन उठाने लगा, इतने में वो फ़ोन कट गया। उठ के गया, उसने छोटे भाई का फ़ोन उठाया और देखा तो उसके डायल लिस्ट के अंदर आयुष का नंबर नहीं था। वो वापस से भाग के अपने टेबल पहुंचा। उसने अपना फ़ोन देखा, उसकी कॉल लॉग के अंदर उसके छोटे भाई का नंबर था। उसे समझ में नहीं आया ये सब क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर थोड़ी सी बात अटपटी सी थी, बट उसको उसने इग्नोर किया कि हो सकता है पड़े पड़े फ़ोन मिल गया हो। लेकिन आयुष को कहीं ना कहीं यहाँ पर चक्कर लग रहा था कि ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हो रही है। और हद हुई एक दिन जब ये दोनों भाई बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। दिन का टाइम था, तो जो इसका भाई था वो बेड पर बैठा हुआ था और बेड के जस्ट ऊपर ही वो रोशनदान था जिस पर उनको रात को ठक ठक की आवाज़ आया करती थी। दोनों भाई बैठे ऐसी बातें कर रहे थे, किसी बात को लेकर हंस रहे थे, पढ़ते पढ़ते साथ में। तभी अचानक से एक बहुत तेज आवाज़ के साथ ऊपर से रोशनदान टूटा और रोशनदान के सारे कांच आयुष के छोटे भाई के ऊपर गिरे। वो ऐसे ही रोशनदान, वो एक ऐसी बात करे उनको हंसी आ रही थी, तो हंसते 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 जैसे उसने आयुष को देखा, आयुष को देख के उधर घबरा गया। उसके भाई के चेहरे के ऊपर कांच से बहुत सारे कट लग गए थे और उसके पूरे चेहरे से खून आ रहा था। उसको देखते हुए भागता उसके पास गया और बोला, एक तेरे चेहरे से कितना खून आ रहा है? और वहाँ वो हंस रहा था। उसको पता नहीं था कि उसके चेहरे से बहुत सारा खून आ गया है। उसने फटाफट उसको होश में लेकर आया, उसको उठाया। वो जो नीचे अंकल रहते थे वो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसके चेहरे के ऊपर 40 छोटे छोटे स्टिचेस आए, जिनके निशान आज भी उसके भाई के चेहरे के ऊपर हैं। 2-3 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद ये लोग वापस अपने रूम में आए। तब तक उन अंकल ने उस रोशनदान का वो जो कांच था वो चेंज कर, वो रोशनदान ही पूरा मतलब चेंज करवा दिया था, जो भी उसका चेंज कांच वगैरह था। आज पहली बार रोशनदान चेंज होने के बाद रात को 2 बजे दोबारा वहां पर ठक ठक की आवाज़ नहीं आई। आयुष को लगा कि जो भी कुछ था क्या ये रोशनदान की वजह से था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पहले मिरर अब रोशनदान। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इससे ज़्यादा इन चीज़ों को झेल नहीं सकता है और वो इस रूम को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन रूम को छोड़कर जाने से पहले पता नहीं क्यों वो सच्चाई जानना चाहता था और उसे ऐसा लगता था कि जो दोनों लड़के रहते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी लड़ाई हो जाए, वो आज उन दोनों लड़कों से बात करेगा, क्योंकि बात उसके भाई के ऊपर आ गई थी। उसने इंतजार किया उन दोनों लड़कों के क्लास से आने का। आज वो कोचिंग भी नहीं गया। जैसे वो क्लास से आए उसने दो लड़कों को पकड़ा और बोला, मुझे सच सच बताओ कि इस रूम के अंदर क्या चक्कर है। तो लड़कों ने बोला, चक्कर? बोलते हैं हाँ मुझे पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम लोग को मुझे सच सच बताना होगा। उन लड़कों ने बताया कि आयुष से पहले इस रूम में उन्हीं का दोस्त रहा करता था। वो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन उसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही थी, वो पढ़ने में थोड़ा वीक था। तो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए और मार्क्स लाने के लिए उसने कुछ और तरीके यूज़ करना शुरू कर दिए थे। वो ब्लैक मैजिक यूज़ करता था और पैरानॉर्मल एंटिटीज से बात किया करता था।
इस रूम में भी कोई ना कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है। ये सुनकर आयुष घबरा उसने बोला, तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बोला कि यार वो जो अंकल है उन्होंने हमें मना किया था और इस बात के लिए उन्होंने हमारा किराया भी कम कर दिया था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं बताया। आयुष को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो सच्चाई जानना चाहता। उसने बोला आगे बताओ क्या हुआ फिर? तो उन्होंने बताया कि वो जो लड़का था उसने शायद किसी न किसी एंटिटी से कांटेक्ट कर लिया था और उसकी हेल्प से अब वो अपने आने वाले टेस्ट में अपने मार्क्स पहले ही बता दिया करता था, वो प्रेडिक्ट कर लेता था। अपने साथ साथ वो हमारे मार्क्स और क्लास के बाकी बच्चों के मार्क्स भी बता दिया करता था। ना सिर्फ एग्जाम के मार्क्स, वो उनके लाइफ की और बाकी चीज़ें भी बहुत करेक्टली प्रेडिक्ट करने लगा। इवन वो उनके पास्ट के बारे में बताने लगा, जैसे उसे सब कुछ साफ साफ दिखता हो। वो हमेशा कहता था कि वो इस बार जेई टॉप करेगा क्योंकि उसे पहले से ही पता होगा कि जेई के अंदर इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इंटरेस्टिंग है ना? अगर आप लोगों के पास ऐसी पावर आ जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताना। तो जैसा सब कुछ चल रहा था, उसको लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, वो अनस्टॉपेबल हो चुका है। लेकिन जेई एग्जाम से 1 महीना पहले उसकी एक रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। उसके बाद इस रूम के अंदर, इस रूम को बंद कर दिया गया, कोई नहीं आया। और उसके बाद तू ही वो पहला शख्स है जो इस रूम के अंदर आके रहने लगा है। हम तुझे देखकर यही सोचा करते कि तेरी हिम्मत कैसे इस रूम में रहने की। हमने कई बार कोशिश की तुझे बताने की, लेकिन अंकल के डर से और पैसों की वजह से हम कभी तुझे ये चीज़ बता नहीं पाए। कैसे लोग हो तुम यार? आयुष बोला, चंद पैसों के लिए तुमने भी नहीं सोचा कि मेरी जान और मेरे भाई की जान के ऊपर खतरा हो सकता है? लड़के बोला, यार सॉरी यार, हमें पता नहीं था कि एक्चुअली हमें कुछ भी सच्चाई पता नहीं थी। हमें सिर्फ इतना पता था कि वो जो हमारा दोस्त था वो इस कमरे में एक कांच था, मिरर, उस मिरर से घंटों बातें किया करता था। आयुष ये सुनते ही थोड़ा सा घबरा गया। उसने उन लड़कों को उस मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। उसने फटाफट से उसी टाइम पर वो रूम खाली किया और कहीं और जाकर रहने लगा। तो ये थी आयुष की स्टोरी, आयुष का एक्सपीरियंस जो उसने हमारे साथ शेयर किया, जहाँ पे उसने कुछ देखा नहीं लेकिन कुछ एंटिटीज को एक्सपीरियंस किया। आज भी आयुष एक कांच के सामने जाने डरता है। उसके घर में कोई भी बड़ा मिरर आज भी नहीं है। वो वेल सेटल्ड है, वो खुद जर्मनी में रहता है और उसका भाई जो है वो पंजाब में सेटल्ड है। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपने एग्जाम के मार्क्स, उसमें आने वाले क्वेश्चंस या फिर अपनी लाइफ की होने वाली चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाए, तो क्या आप उसकी इतनी बड़ी प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे? हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।